नमस्ते साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मौर्य साम्राज्य को समझेंगे, देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख रहे हैं झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। दूसरे मैप में हम देख रहे हैं मौर्य वंशावली। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बेटे सुशीम, अशोक, तिस्य अन्य पुत्र, जिसमें बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनता है। फिर उसके 3 पुत्र कुणाल, जालोन, तीवर, कुणाल के पुत्र दशरथ। फिर इस प्रकार से ये सब अन्य हैं। तो मौर्य वंशावली जो थी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इस मैप के माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य देख रहे हैं, जो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर कृष्णा नदी, मैसूर नदी तक था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर जब अशोक का साम्राज्य होता है तो उसमें पूरे भारत को अखंड बनाया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं ये वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार होगा। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। अगला प्रश्न है, किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने सैंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण हाथ था। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य, इन 2 नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। वे राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? तो वह है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त के 2 अन्य रचनाएं भी थीं, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ? तो विशाखा दत्त के। अगला है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। अगला है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो वो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो अभी हमने जितने भी ये प्रश्न देखे, सभी मौर्य साम्राज्य के पर प्रकाश डालते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस से। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है इन्हीं प्रश्नों से। अगला है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवना प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। उससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है हमें दीपवंश और महावंश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। ये तो हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने।
सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन सभ्यता का वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न, रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी, पद का नाम है रज्जुक। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। जबकि भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के साल जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मोस्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। अभी हमने इस प्रश्न की व्याख्या भी देखी है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो ये पूछा गया है, बौद्ध धर्म गढ़ने के उपरांत अशोक ने आखेट बिहार रोक दी। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया तथा उनकी पूजा की। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। तो अशोक ने सबसे पहले गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती की यात्रा की है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो वो है प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा है अगला, कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, इस पर भी बहुत प्रश्न बनता है, और श्रावस्ती सहित महित। अगला प्रश्न है, कौन सा कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो वो है सहवाजगढ़ी। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहाँ ब्राह्मी में है, वहीं उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में है। अशोक का सहवाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ की अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो पूछा गया है कि अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो वो है सहवाजगढ़ी। सहवाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ की अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो ये अशोक से पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो हमें बार बार सुनने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, और थोड़ा थोड़ा हमें किताबों से भी देखते रहना चाहिए। किताबों से अध्ययन करने से चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं, फिर जब हम उन चीज़ों को सुनते हैं तो और अच्छे से याद हो जाती है। इस तरीके से हमारी पढ़ाई होती रहती है, और ये जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में मददगार है। और मौर्य साम्राज्य से तो प्रश्न बनते ही हैं। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, सम्राट अशोक, इस प्रकार से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। भारत में पाए गए प्राचीनतम ऐतिहासिक शिलालेख अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी, अरमाइक एवं यूनानी लिपियों में हैं। अगला है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो वो है पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न, वही अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक किसने पढ़ा? तो वही सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ स्थल के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिहरबा, सोहागरा, महास्थान।
तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जबकि ये वाला प्रश्न तो बहुत है कि पूछा जाता है बहुत बार कि अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप द्वारा पढ़ा गया। और प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में। तो इन प्रश्नों को बड़ा ही ध्यान से सुनिए और देखते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसिप ने। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। बहुत बार पूछा जाता है, तो हमें इसका क्रम याद रखना है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि जो हम अभी लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो इसको बड़ा ध्यान देना है। पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है, तो वह है प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवना प्रिय, देवान प्रियदर्शी, देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो ये सभी प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हैं। मौर्य काल से संबंधित सभी प्रश्न ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात ना भूलिएगा कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, कि ये गलत है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि पृथक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, मास्की। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तू एवं उडगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। पूछा गया है फिर से, किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, तो वो है मास्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ब्राह्मू स्तंभ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्राह्मू बैराट स्तंभ लेख में पूछा है कि किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है, तो वो मास्की का लघु शिलालेख। अशोक का रुम्मदेही स्तंभ स्तंभित है बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित किया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अगला प्रश्न है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की कृति कहाँ से मिली है, तो वो कालसी से मिली है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ये है आपका तृतीय शिलालेख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो कि शिलालेख तृतीय, तेरहवां शिलालेख। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक संयुक्ता के हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला प्रश्न, अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णीय की सूचना मिलती है। किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो वह है सातवाहन। जबकि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, संगम राज्यों इनका वर्णन है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था, तो वो मिस्र का था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, सातवाहनों का। अगला, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था, मिस्र का। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें यंतियोक, एंटियोकस, सीरिया का शासक तुर्मै, मिस्र का राजा अंतिकनी, मकदूनिया का राजा मकमास, साइरिन का शासक अलेक्सुंदर, एपिरस का राजा। तो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका कि टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ का था, तो वो मिस्र का था, टॉलमी फिलाडेल्फस। गोरखपुर जिले से प्राप्त 100 ताम्रपत्र अभिलेख
से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई। उन्हें ईसा पूर्व 3वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। प्रश्न है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन की स्पष्टीकरण सही है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को जोड़ता था। अगला, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण, बी, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ए सही है, आर गलत है। अगला, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मैगस्थनीज की इंडिका में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो वो है मैगस्थनीज की इंडिका में। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का विवरण मैगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर की पदाधिकारी एस्टिनोमोई कहते थे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सब। पूछा गया है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो वो है मैगस्थनीज की इंडिका में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। अगला प्रश्न, कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो वो है मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियारकर्स, ऑन्सिक्रिटस, एस्ट्रिबुलस तथा मैगस्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। इन विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, और जिससे हमें मौर्य इतिहास का बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था। इंडिका का मूल लेखक था मैगस्थनीज। पूछा गया प्रश्न, मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुस्तक साम्राज्य। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो वो समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौर्य युगीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था। पनवा अध्यक्ष वाणिज्य, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग और सूना अध्यक्ष भूचड़ खाने के प्रभारी। ये प्रश्न इतनी बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहेंगे। पहला है मौर्य युगीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष, तौलमाप का अधिकारी और सीता अध्यक्ष जमीन से संबंधित, यानी कि कृषि विभाग। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग और मौर्य युगीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष तौल और माप का प्रभारी। अगला है भाग एवं बलि थे राजस्व की स्रोत। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। पूछा गया प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अभी हमने पढ़ा, सीता अध्यक्ष, यानी कि कृषि विभाग का अधिकारी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में
अगला प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौल कार्य से जारी है? तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख था। अगला प्रश्न, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था मौर्यों ने। अगला प्रश्न है, उनके काल के अनुसार लगाना है। तो पहला मैगस्थनीज, फिर आपका फायान, फिर आपका होयंत्सांग और लास्ट में है इत्सिंग। मैगस्थनीज, फायान, होयंत्सांग, इत्सिंग। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मैगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। होयंत्सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया। एक चीनी यात्री था 7वीं सदी में इत्सिंग। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वह अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। अगला है, किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो वो है मनुस्मृति में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त को क्या कहते थे? सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदसी और चाणक्य को विष्णुदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात नाम से, अशोक प्रियदसी, चाणक्य विष्णुगुप्त नाम से। यूनानी के लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रचेट का संस्कृत रूप है अमित्रघाट, शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कंव ने की और उसने राज्य सिंहासन हथिया लिया। अगला, आंध्र ने कंव राजवंश की अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। ये तीनों कथन सही हैं मौर्य संबंधित। अगला, ईस्वी सन की पूर्व शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ऊपर ध्यान दिया? तो ये दिया आपका चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में नहरें निकाली। सतक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के जल संसाधन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला पूछा गया है, कौन से एक तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समय के हैं। प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया? तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मौर्य समाज के से संबंधित प्रश्न समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर